बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और हमारी तरह आप थोड़े पैनिक में नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइव शो में हम कभी कभी पैनिक हो जाते हैं। मैं नहीं, मेरी टीम, क्योंकि मैंने तो अगर मैं पैनिक होगी तो मसला हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ हैंडल करने के लिए और हम करेंगे कुछ भी हो। लेकिन इस सूरत हाल में जी आपको पता है सुबह सुबह हम कोशिश करते हैं अच्छी खबरें दें, लेकिन अच्छी खबरों में मुझे अखबार देखना पड़ता है और अखबार में कोई अच्छी खबर नहीं होती है। मैं क्या करूँ, मेरा मसला ये है, क्योंकि अखबार आपको खबरें देता है, ट्विटर आपको खबरें देता है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देते हैं और जो खबर खोलो कुछ अजीबो गरीबी चल रही होती है। तो आज हमने सोचा इन खबरों को पीछे छोड़ेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसके ऊपर बात करना विद टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार हम आज चूँकि इंटरनेशनल वीक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके हवाले से अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर हम माँ के दूध के हवाले से कहते हैं कि कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है, जो ना सिर्फ बच्चे की इब्तदाई ज़िंदगी में उसकी मुकम्मल ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है, बल्कि बच्चे की पहली वैक्सीन की हैसियत भी रखता है, जो कि नमूनिया हो या दीगर मोहलिक बीमारियों उनसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हर साल 60 लाख से ज़ायद बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ सिर्फ 48% बच्चे पहले 6 माह के दौरान मुकम्मल तौर पर जो मदर फीड है वो लेते हैं, जो आलमी इदारा सेहत के जो मुकर्रर करदा 2030 के अहदाफ हैं उसके 60% से खासा कम है। माहिरीन सेहत जी खबरदार कर रहे हैं कि जो फार्मूला मिल्क है इसका बढ़ता हुआ इस्तेमाल ना सिर्फ बच्चों की सेहत बल्कि मुल्क की मईशत के लिए भी नुकसानदेह है। और ये जो फार्मूला मिल्क या हम जिसे डब्बे वाला दूध कहते हैं, उन बच्चों के लिए की ज़रूरत है जिनकी खुदा न खास्ता माएँ ज़िंदा ना हों या वो शदीद बीमारी में मुब्तला है। लेकिन बदकिस्मती से जी अरबों रुपए गैर ज़रूरी तौर पर ऐसी अशिया पर ख़र्च किए जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ मखसूस हालात में हमें ज़रूरी हैं, हम आम रूटीन में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब जी इंटरनेशनल कंपनीज़ की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कह लें, गुमराह कुन तशहीर कह लें, जिसने मदर फीड की अहमियत को कहीं बहुत पीछे डाल दिया। और ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में इंटरनेशनल, जैसे मैंने जिक्र किया, वीक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मनाया जा रहा है, आज हमें इसी अवेयरनेस के हवाले से बात करनी है कि हम बहैसियत कौम इस हकीकत को तस्लीम करें कि जो मदर फीड है वो ग़िज़ा नहीं है बल्कि ज़िंदगी है, और इसके फ़रोग़ के लिए, इसकी हमायत के लिए हमें स्टेप्स भी लेना होगा। इस पे आज हम बात करेंगे। किरण मुबीन साहिबा हमारे साथ मौजूद है, लैक्टेशन कंसल्टेंट है आगा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच किरण साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आई थिंक विद टाइम हम अवेयरनेस पे तो बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी एज अ कंसल्टेंट, व्हाट डू यू फील कि विद टाइम ये अवेयरनेस आ रही है कि मदर फीड जिसकी इम्पॉर्टेंस विद टाइम कम हो रही है, या लोगों को अंदाज़ा है कि बच्चे के लिए एक प्रॉपर वैक्सीन की सी सूरत हाल या सूरत इख्तियार कर चुका है और हर चीज़ का क्योर है जो अर्ली एज में जब बच्चा न्यू बॉर्न बेबी के लिए इनफैक्ट? थैंक यू सो मच अर्मिला। मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, और तमाम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और माओं को जो है वो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की मुबारकबाद देती हूँ। ये जो है वो एक ग्लोबल कैंपेन है जिसका मकसद जो है वो भरपूर जो है वो आगाही फराहम करना है दुनिया भर में कि ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट मिल्क से बढ़कर जो है वो बच्चे के लिए कोई ग़िज़ा नहीं है, कोई नशोनुमा नहीं है। तो अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि आप सही कह रही हैं कि हमारे जो अदद व शुमार हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, वो दुनिया में दूसरी कंट्रीज़ से अगर हम कंपेयर करें तो रवांडा है, ठीक है, श्रीलंका है, ये हमारे जैसी ही कंट्रीज़ हैं और 80% तक इनकी जो है वो कवरेज जो है वो हो चुकी है। लेकिन हमारा पाकिस्तान में लेस देन 40% तक ही जो है वो अब तक हम इसको कामयाब हुए हैं इसमें। तो होता यह है कि इनिशिएशन होती है ब्रेस्ट फीडिंग की, और फिर इसके बाद कुछ टाइम के बाद 2 या 2.5 माह के बाद बहुत सी माएँ इसको सस्टेन नहीं कर पाती हैं बहुत सारी मुश्किलात की वजह से। और उसमें से एक मसला ये भी है जिसमें उन्हें अपनी ब्रेस्ट फीडिंग को छोड़ना पड़ता है कि फ़ौरी तौर पर इब्तदाई दिनों में मदद नहीं मिलती उन्हें।
और आगाही नहीं मिलती, जिसकी वजह से तंग आकर बहुत सारी माएँ जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग को छोड़कर डब्बे का इंतखाब कर लेती हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो सबसे पहले शुरू होती है जब बच्चा पैदा होता है। तो एक अवेयरनेस हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर या बच्चा जहाँ पैदा हो रहा है वहाँ ये नहीं है कि गोल्डन आवर जो पहला घंटा है वो बहुत कीमती घंटा होता है, जिसके अंदर जब बच्चा पैदा होता है और माँ की छाती से अगर उसी वक्त उसे लगा दिया जाए तो प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स हैं वो उस वक्त पीक पर होते हैं और वही हार्मोन्स थोड़ी देर के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग हार्मोन्स में। तो जब वो प्रोसेस उसी घंटे में स्टार्ट हो जाता है तो मिल्क की सप्लाई बढ़ती है, माँ के साथ बच्चे की बॉन्डिंग बढ़ती है और वो चांसेस कि बच्चा कितना देर तक ब्रेस्ट फीडिंग कर पाएगा वो तमाम चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो एक घंटा हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या फैसिलिटीज़ में हॉस्पिटल्स में उस एक घंटे को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर रहे हैं और माँ को एंटीनेटल के टाइम से प्रेगनेंसी के टाइम से क्या इस बात की आगाही दी जा रही है कि उनका एक रोल चेंज होने वाला है। जब बच्चा उनके हाथ में आ जाएगा, वो पेरेंट बन जाएंगी तो सबसे पहली चीज़ जो उन्हें करनी है वो ब्रेस्ट फीडिंग है। तो क्या हमारी एंटीनेटल एजुकेशन का ये पार्ट है। और फिर जब बच्चा आ जाता है उसके बाद उस एक घंटे को हम कितना अवेल करते हैं और फिर पोस्टपार्टम में माँ को कितनी आगाही देते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग उनके लिए कितना ज़रूरी है। ये तमाम अमूर जो है बहुत ज़रूरी है एक माँ को आगाही देने के लिए और फैमिली को इन्वॉल्व रखने के लिए थ्रू आउट कि उनके सपोर्ट के बगैर अकेली माँ जो है ना वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो इट इज़ अ टीम वर्क। इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का भी रोल है, इसमें घर वालों का भी रोल है, माओ, सासों, फादर्स का रोल है। सिर्फ अकेले माँ का रोल नहीं है, तो उसे इस कमिटमेंट में अकेला ना छोड़। हाँ किरण साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये सिर्फ माँ का रोल नहीं है, इसमें सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी आपने जो बात की कि जो गोल्डन आवर होता है, एक बच्चा जब पैदा हो रहा है उसके विद इन एन आवर आपको ये चीज़ करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम इनफैक्ट मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी की है और जब मैं भी मुख्तलिफ़ ख़वातीन से बात करूँ तो उनका यही एक पर्सपेक्टिव है कि हमारी कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई थी तो हम नहीं कर पाए बच्चे को मदर फीड हॉस्पिटल के अंदर, या वही बात है कि किसी ने गाइड नहीं किया, फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं आप फार्मूला मिल्क दे दें क्योंकि अभी मदर की हालत इतनी अच्छी नहीं है, या बेबी नर्सरी के अंदर मौजूद है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो शायद जिसकी वजह से ये गोल्डन आवर कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। ये जो चैलेंजेस है इसको ओवरकम करना हम कैसे पॉसिबल कर सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। तो सबसे पहला चैलेंज तो आता है कि हमारा बढ़ता हुआ रेट ऑफ सिजेरियन सेक्शन। तो कहीं कहीं पर तो बिल्कुल जायज़ होता है ये डिसीजन कि अब माँ प्रोग्रेस नहीं कर रही है तो सिजेरियन सेक्शन कर देना है। तो सिजेरियन सेक्शन हो जाए। हाई ब्लड प्रेशर की जो है वो अमराज प्रेगनेंसी में बहुत बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ बहुत बढ़ रहा है। तो इन तमाम सूरतों में जब माँ की कोई कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है। या फिर बच्चा जो है वो प्री मैच्योर पैदा हुआ, या फिर बच्चे को जो है वो पैदाइश के फ़ौरन बाद जो है वो सांस का कोई मसला हो गया, जिसकी वजह से बच्चे को माँ से जो है वो सेपरेट होना पड़ता है उस टाइम पर। तो ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है और उस दौरान जो है वो सेपरेशन करनी पड़ती है बिकॉज़ बच्चे की जान को ख़तरा होता है। अब लेकिन माँ मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक होती है। कभी कभी माँ के अपने जो है वो जैसे यानी ब्लड प्रेशर का कोई इवेंट हो गया या ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो उस सूरत में माँ को अटेंशन की ज़रूरत होती है। लेकिन ये पॉसिबल है कि अगर हम प्रेगनेंसी से ही माँ को आगाही दें और किसी भी सूरत में अगर बच्चे और माँ की सेपरेशन हो भी जाती है तो मदर को हम ये टीच करें या सपोर्ट सिस्टम ऐसा बनाएं कि माँ अपना मिल्क उस टाइम पे एक्सप्रेस कर सके। तो गोल्डन आवर अगर बच्चा खुद लैच नहीं कर पा रहा तो पंप के ज़रिए माँ का दूध जो है वो एक्सप्रेस करें और वो प्रोसेस कम से कम स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसके बाद जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के हार्मोन्स जो है वो मुतासर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं बॉडी में।
तो वो प्रोसेस को हम जो है ना वो छोड़ देते हैं तमाम कॉम्प्लिकेशंस में, इमरजेंसीज़ में। और अब हम माँ भी ये तस्लीम कर लेती है ओके बच्चा तो NICU चला गया है, बच्चा तो अब दूर हो गया है, तो अब जो है वो मेरा शायद रेस्ट का टाइम है, जब मुझे कहा नहीं जाएगा तब तक मैं इसके लिए कोई एफ़र्ट नहीं डालूँगी। लेकिन ये गोल्डन आवर मिस हो चुका होता है। इसके बाद जब वो 5 दिन बाद 10 दिन बाद जब वो आती हैं मेरे पास क्लिनिक में, तो इतनी देर हो चुकी होती है कि मिल्क सप्लाई ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी होती है। और ये हमने कोविड-19 में तो बहुत लर्न किया, जब माओ को कोविड हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लेबर के दौरान, और माँ को 15 डेज़ के लिए जो है वो क्वारंटीन कर दिया गया। तो माओ के स्टेटमेंट्स हैं कि बाय द टाइम मेरा क्वारंटीन पीरियड ख़त्म हो गया तब तक मेरा दूध भी ख़त्म हो गया, और वो कभी भी ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाए, और वो उनके लिए लाइफ सेविंग था उस वक्त। बाद में गाइडलाइंस ने इसको प्रूव किया कि कोविड का इन्फेक्शन था, सीजनल इन्फेक्शन था, जो भी इन्फेक्शन था, इनफैक्ट अगर मदर को ब्लीड भी हो रही हो एक्स्ट्रा आफ्टर प्रेगनेंसी, तो ब्रेस्ट फीड कराने से उनकी बच्चादानी सिकुड़ती है और ब्लीडिंग कम होती है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं कि जिसमें 90%, 99% बल्कि मैं कहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग को रोकना नहीं चाहिए। ये रिस्क और बेनिफिट्स है ना, तो ये उसको रेशो में बेनिफिट ज़्यादा हैं, रिस्क कम है। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उस टाइम को अवेल करें, चाहे जो भी कंडीशंस हो। वेस्ट में कुछ दिनों पहले मैंने एक तस्वीर देखी थी कि माँ वेंटिलेटर पे थी और फादर जो है वो माँ को ICU में जो है वो उनका मिल्क एक्सप्रेस कर रहे थे ब्रेस्ट पंप से। तो ऐसी चीज़ें अगर हम आगाही दें तो पाकिस्तान में भी हो सकती हैं। बिल्कुल, यू आर सो राइट। और ये अवेयरनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किरण साहिबा आपने बात की। अच्छा, ये तो आपने कॉम्प्लिकेशंस का जिक्र किया, लेकिन एट द सेम टाइम अब हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिसमें एक बच्चे के लिए भी कभी कभी हम चैलेंजिंग समझते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉपरेशन का एलिमेंट है, आई रियली वांट कि अब आप हमें ये जो फार्मूला मिल्क है इसके नुकसानात बताएं, क्योंकि हम बहुत जल्दी वही बात है कि कहीं भी किसी सूरत में भी मदर के लिए कोई चैलेंजिंग सूरत हाल हो तो वही बात है, हिम्मत हार जाती हैं कि अब बच्चा नहीं है मेरे पास तो मैं क्या करूं। सो हम फ़ौरन से फार्मूला मिल्क के लिए डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन देते हैं या उससे कहते हैं जी ये लाएं और ये डब्बा दे दें। अब वो फार्मूला मिल्क पे जो बच्चा डिपेंडेंट है, अब उसके नुकसानात क्या हैं, ताकि जो न्यू मदर्स हैं या जो इस वक्त प्रेग्नेंट ख़वातीन हमें देख रही हैं, जो भी हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए भी हो कि ये एक चीज़ नुकसानदेह है फॉर द लॉन्गर रन। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये कि अगर गोल्डन आवर में माँ का दूध पहुँच जाए तो ये होता है कि पहले तो ये समझना है कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो ब्रेस्ट मिल्क में लिविंग सेल्स हैं। अब लिविंग सेल्स का मतलब ये है कि वो वक्त के साथ बच्चे की एज के मुताबिक उसके जो खलिए हैं या उसकी इम्यूनिटी का लेवल है वो चेंज होता है। तो जैसी बच्चे की डिमांड है, जैसे बच्चे की एज है, वो उस तरह से चेंज होता है। नाउ कमिंग टू द फार्मूला मिल्क, वो एक प्रोसेस्ड मिल्क है। काउस मिल्क को ही जो है वो प्रोसेस करते हैं और ताकि वो उस काबिल बन जाए कि बच्चा, न्यूबॉर्न बच्चा उसको टॉलरेट कर सके। तो एक वो लैब में सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री से हमारे पास आया है। माँ का दूध बिल्कुल नेचुरल है, उसको किसी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, उसे हाइजीनिक मेजर्स लेने की नीड नहीं है जो आपको फार्मूला की प्रिपरेशन में करने पड़ते हैं। और अगर आप नहीं करते हैं, वो हाइजीनिक मेजर्स नहीं लेते हैं, तो फार्मूला मिल्क से डायरिया, निमोनिया और इन्फेक्शंस, सेप्सिस, ये तमाम खदशात जो है वो बच्चे को ख़तरात जो है वो बच्चे को जो है वो लाहक हो सकते हैं। सो पहली बात कि दूध, माँ का दूध जो है वो नेचुरल है और वो उसी तरीके से बन रहा है वक्त के साथ साथ जैसे कि बच्चे की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो फार्मूला मिल्क है वो तो एक डेड प्रोडक्ट है, उसमें कोई लिविंग सेल्स नहीं है, वो एक सबके लिए यकसा है। ठीक है, अगर आपका बच्चा प्री टर्म है तो ब्रेस्ट मिल्क आपके बच्चे की नीड और डिमांड और उसकी एज के हिसाब से होगा, लेकिन फार्मूला मिल्क तो सबके लिए सेम एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। सो जब इसको मार्केटिंग करते हैं फार्मूला प्रोडक्ट की तो बताते हैं कि इसमें हमने DHA डाल दिया है,
और हमने इसमें ओमेगा 3 डाल दिया है और ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं इतनी अग्रेसिव मार्केटिंग की वजह से माओं का कॉन्फिडेंस बहुत हद तक जो है वो शटर डाउन हो जाता है। तो हमें माओं को ये आगाही देने की ज़रूरत है कि देखें, हज़ारों इंग्रेडिएंट्स हैं ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो कि आपको नहीं बताया जाता कि फॉर्मूला मिल्क में नहीं है, लेकिन जो 2 डाले उन्होंने वो ज़रूर उसको मार्केट करके बताएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 ब्रेस्ट मिल्क में नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क से इससे कहीं ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो जैसे ही ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के पेट में जाता है पहली दफ़ा, जब पहला मिल्क बच्चा लेता है, तो वो उसके स्टमक की लाइनिंग को कोट कर देता है, कवर कर देता है। और जैसा कि ये भी पता होना चाहिए कि जो स्टमक है और आंतें हैं वो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो पहला ही फीड जब अंदर जाता है तो वो इम्यून बूस्टर की तरह काम करता है। इसके बाद 6 माह तक वो इम्यूनिटी, वो वैक्सीन माँ अपने बच्चे को प्रोवाइड करती रहती है। तो उसके बाद जब बच्चा खाने पीने के लायक होता है तो वो उसको बेहतर तरीके से टॉलरेट कर सकता है। तो यहाँ से उसकी परफेक्ट फाउंडेशन बनती है। जब हम फार्मूला मिल्क देते हैं तो हम फार्मूले में बच्चे को यूं करके पिलाते हैं ना, अपनी गोद में लेके, तो उससे माँ के साथ अटैचमेंट नहीं होती है और माँ और बच्चे की बॉन्डिंग पे जो है वो फ़र्क पड़ता है। तो इसके अलावा फ्यूचर में, लॉन्ग रन में, चूँकि उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स जो फार्मूला के हैं, जैसे प्रोटीन है, वो वे प्रोटीन नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क में वे प्रोटीन का जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा होता है और केसीन का जो है वो कम होता है, जबकि डब्बे के अंदर केसीन प्रोटीन का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है। नाउ दिस कैसीन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द किडनीज। न्यूबॉर्न की किडनी, जिगर के लिए वो बहुत भारी होता है और उसको डाइजेस्ट नहीं होने देता। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम माएँ कुछ टाइम के लिए, जब सिजेरियन सेक्शन का पेन होता है, इनिशिएट नहीं कर पाती हैं, फॉर्मूले पे शिफ्ट हो जाती है, 10 दिन के बाद दे कम टू मी एंड दे से कि मेरा बच्चा टॉलरेट नहीं कर रहा, उसे उल्टियाँ हो रही हैं, मैं जितनी दफ़ा भी दे रही हूँ बच्चा जो है वो दूध बाहर निकाल रहा है। तो उस सूरत में वो मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि मेरा दूध सूख चुका है, अब दोबारा से मुझे हेल्प करें कि मैं किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करूं। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो फार्मूला में मौजूद हैं वो बच्चे के लिए नुकसानदेह होते हैं और लॉन्ग रन में बच्चे को एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी जो उनकी खून की नालियां हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डायबिटीज़, ये तमाम बीमारियां उनको लॉन्ग रन में लाहक हो सकती हैं। इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग जैसा या ब्रेस्ट मिल्क जैसा कोई भी दूध नहीं है। ये आपके बच्चे के लिए मुकम्मल नशोनुमा है, कंप्लीट पैकेज है। ना सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बल्कि आपको ये बच्चे की ज़हनी, नफ्सियाती, जिस्मानी नशोनुमा करता है और माँ के साथ उसकी बॉन्डिंग को भी बेहतर करता है, जिससे हम एक कामयाब और रोशन मुस्तकबिल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच किरण मुबीन साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमारे साथ शेयर की हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है दुनिया भर में और किरण मुबीन साहिबा आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से हमें इसकी अहमियत के हवाले से और फार्मूला मिल्क को डिस्करेज करने के हवाले से और इसके नुकसानात पे बात करी थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए, मैं किचन में आ गई हूँ। आज शेफ़ सारा अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आपने किचन में प्रॉपर सेटिंग की हुई है, हर चीज़ बिल्कुल रेडी है। क्या बन रहा है आज? आज हम बना रहे हैं चिकन रोलाड। ओके जी, उसके साथ हमारी वाइट सॉस यानी कि बेशमल सॉस होगी। ठीक है। और देन हमारे पास कह लें कि मूज लाइन, हमारे पास मैश पोटैटोज होंगे। ज़बरदस्त। तो आप रेसिपी बताएं, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए? रेसिपी में हमें जो वाइट सॉस, जिसे हम बेशमल सॉस कहते हैं, सब फ्रेंच नेम, ठीक है, तो उसमें हमें फ्लावर चाहिए होगा, बटर चाहिए होगा, मिल्क एंड क्रीम। ठीक है। और लाइट सा अगर आप उसे थोड़ा सा चीज़ी फ्लेवर देना चाहती हैं तो फिर आप उसमें थोड़ा सा
दो एक चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं। ओके किसी और बहुत लाइट सी सीजनिंग होती है, ओनली सिर्फ वाइट पेपर्स, ओनली आपका सॉल्ट और हर्ब कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल लाइट सी। ठीक हो गया। और ये बड़ा टेस्टी सॉस बनता है। अच्छा जी और इसका फ्लेवर्स लाइक जो हम वाइट सॉस यूजुअली खाते हैं उसी तरह का है ये। ओके परफेक्ट। लास्ट मैंने आपको बताया था ना कि मैंने फ्लावर नहीं इस्तेमाल किया, पर आज वाली जो रेसिपी होगी उसमें मैं फ्लावर से जो है ना एक रुक्स बनाऊंगी। उसे हम अपने कह लें कि एज अ प्रोफेशनल लाइन में हम उसे रुक्स कहते हैं। ओके तो ये होगी वाइट कलर। ठीक है, तो अभी आप क्या क्या चीज़ें रेडी कर चुकी हैं, कैसे करेंगी? अब उसका जो सेकंड है हमारा है रोलाड। रोलाड के लिए जो है सबसे पहले हम चिकन ब्रेस्ट लेंगे और उसके ऊपर हल्की सी मस्टर्ड एंड पेपर के साथ मैरिनेशन देंगे। ठीक है। अंदर आप स्पेनिश डाल सकते हैं, जैसा पालक, ये स्पेनिश बेबी भी बड़े आराम से मिलते हैं, मिल जाती है मार्केट में, वो अच्छे भी लगता है। आप उसके अंदर कोई सॉसेजेस भी लगा सकते हैं, आप उसमें मोज़रेला चीज़ स्टिक्स भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो मैंने ये तीनों ही टाइप्स के जो है ना वो बना के उसको एज अ स्टीमर पे लगाया हुआ है। स्टीमर पे लगाया हुआ है। अगर हम स्टीमर पे लगाएंगे ना तो इससे हमें ये होगा कि जब हम इसे कॉटिंग करेंगे और इसे हम जब फ्राई करेंगे डीप, तो हमारा जो रोलाड है वो अच्छे से पका हुआ कुक्ड होगा, ना के रॉ फॉर्म में होगा। अच्छा ये प्लीज़ कैमरे में थोड़ा सा दिखा दें साया आप, ताकि हमें आइडिया हो कि आपने इसको स्टीमर पे कैसे लगाया। अगर आपके पास घर पे स्टीमर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। सो इसको प्लीज़ थोड़ा सा यस इस तरीके से। ओके ठीक है। और ये नहीं है कि आपने इसको फुल बॉइलिंग पे छोड़ देना, बिल्कुल देखें मेरा फ्लेम लो है। ठीक है जी, इसको आपने करके ना अच्छे से, मतलब कह लें कि क्लिंग रैप से कर लें, जिप बैग में कर लें कि आपका जो वाटर है वो अंदर इतना ना जाए। बिल्कुल ठीक है, जितना मैक्सिमम हो उसको स्टीम आ जाए। इसके बाद हम इसको निकाल के ना 2 से 3 मिनट के लिए इसे फ्रीज़र कर देंगे, ताकि जो हमारा अंदर चीज़ और जितनी भी चीज़ें वो अपनी जगह पे वापस सेटल हो जाए। हाँ, सेटल होने के बाद हम आएंगे अपने फ्लावर और क्रम्स के ऊपर, अंडा लगाएंगे, फिर हम मैदा अंडा। तो अभी आपका ये प्रोसेस होगा, अभी आपने फ्रीजर में रखा हुआ है, दो आपने हमें प्रेजेंट, आप इसको रैप करना शुरू करें। मीनवाइल हमारे पास अगली गेस्ट है, मैं दोबारा भी आपके पास आती हूँ जनाब। और आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है, और वो है चिड़ियाघरों के हवाले से। यूजुअली चिड़ियाघर जो बज़ाहिर हमें तालीम, तफरीह और तहफ़्फ़ुज़ जो कह ले कुदरती हयात के नाम पर फ़रोग पाता है, लेकिन दर हकीकत जंगली जो जानवर है उनके लिए बड़ा ये चैलेंजिंग होता है, जिसमें आप कैद, तन्हाई और तकलीफ़ की अलामत बन चुका है। जंगली जानवर जिन्हें फितरी तौर पर खुले माहौल की आदत होती है, आज़ादी की आदत होती है, और वो मुसलसल तौर पर किसी न किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में होते हैं, उन्हें एक बहुत लिमिटेड एरिया यानी चंद मुरब्बे जो मीटर है उस पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, जिससे वो कह लें उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो कहीं ना कहीं मुतासिर होता है। चिड़ियाघरों में जी जानवरों की जो फितरी कह लें जबलतें होती हैं या उनकी आदत होती हैं वो दम तोड़ देती है, और उनकी जो मेंटल हेल्थ है या उनकी जो सुस्ती है वो उनकी वक्त से पहले बीमारी या मौत का सबब बनती है। इसके बरक्स ही सफारी पार्क या वाइल्ड लाइफ सफारी कल्चर एक ऐसा मुतबादिल या ऑल्टरनेट आप कह सकते हैं जो कि जानवरों को उनको नेचुरल हैबिटेट समटाइम्स प्रोवाइड करता है और ज़्यादा आज़ादी के साथ जीने का मौका देता है। आज हमने इसी हवाले से बात करनी है कि जो चिड़ियाघर और जूस का कल्चर है ये क्या पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में किस तरह से है, और हम यहाँ पर जो मुख्तलिफ आए दिनों में ऐसी कोई ना कोई ख़बर सुनते हैं कि कोई हाथी, कोई शेर, कोई भालू जिसकी डेथ हो जाती है चिड़ियाघर के अंदर। जाहिर है एक जानवर जो कि खुले माहौल में रहने का आदी है, उसको चंद जो कह लें एक बहुत लिमिटेड एरिया के पिंजरे में रखा जाएगा तो उसका रिएक्शन टुवर्ड्स लाइफ क्या होगा। डॉक्टर उज़्मा खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उज़्मा कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो चिड़ियाघर का कल्चर है हम तो बचपन से ये देखते आ रहे हैं और हमने ऑब्ज़र्व भी किया है कि ये फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट लिया जाता है, बट अब विद टाइम व्हेन वी आर एडल्ट्स तो वी रियलाइज कि ये कितना बड़ा जुल्म है। आई फील कि एक जानवर, एक शेर, एक चीता या एक हाथी जो कि एक हैबिटेट में रहने का आदी है, उसको आप एक पिंजरे के अंदर बंद कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको एंटरटेन करे। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, जो आप फुटेज दिखा रहे हैं वो आप दिखा रहे हैं एलिफेंट्स की, और दुनिया भर में ये कंसेंसस है कि एलिफेंट्स आर नॉट सूटेबल
as zoo exhibits, as zoo animals. क्योंकि उनकी जो requirements हैं in terms of enclosure या to be happy, their requirements cannot be met in a zoo environment. तो इस पे तो दुनिया भर में ये कंसेंसस हो चुका है और हमने WWF ने भी बहुत दफ़ा अपोज किया है क्योंकि और भी जूस थे पाकिस्तान में जो एलिफेंट्स को लाना चाह रहे थे तो हमने बहुत उसको अपोज किया है क्योंकि उनकी साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं वो हम कभी भी मीट नहीं कर सकते तो बजाय इसके कि उनको देख के आपको खुशी हो आपको दुख होता है तो वो तो एवरीवन एग्रीज एंड आई थिंक आपने अच्छी फुटेज पिक की है वो एक वो कंपैशन बिल्ड करने के लिए सो दैट आई कंप्लीटली एग्री लेकिन हैविंग सेड दैट जो जूस का रोल है वो हम डिनाई नहीं कर सकते और जो सबसे बड़ी कन्वेंशन है ममालिक की जिसको हम CBD कहते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो भी जूस को रिकग्नाइज करती है वो रिकग्नाइज इस तरह करती है कि अपार्ट फ्रॉम चलें जी बहुत कंजर्वेशन में रोल है रिसर्च में रोल है जूस का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है पब्लिक एजुकेशन में अब कुछ लोग हैं हमारे मुल्क में भी जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं जो कहते हैं जूस को नहीं होना चाहिए लेकिन बहुत से लोग हैं जो जूस जाते हैं और वहां जाके बहुत खुश होते हैं और बहुत सीखते हैं उनके लिए शायद जू ही जाने से वो जानवरों को देख सकते हैं और वो कहीं नहीं देख सकते तो बहुत से people demand zoos and they want to see more and more animals जहाँ पे हमें एजुकेशन की भी जरूरत है कि सारे एनिमल जूस में नहीं हो सकते तो अब देखिए ये कराची जू की फुटेज है और कराची जू में 3 से 3.5 मिलियन लोग हर साल विजिट करते हैं अगर मैं टॉप 3-4 जूस को देखूं पाकिस्तान के जिसमें लाहौर जू आता है लाहौर जू सफारी आता है पेशावर जू आता है बहावलपुर कराची जू तो इनमें कोई हर साल तकरीबन 15 मिलियन लोग विजिट करते हैं ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम पब्लिक ओपिनियन को शेप कर सकते हैं जानवरों के लिए हमदर्दी पैदा कर सकते हैं तो ये दिस इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म अब पाकिस्तान में कुछ जूस के मेयार बेहतर हैं कुछ जूस के मेयार बेहतर नहीं हैं लेकिन उससे हम एक जनरल ओपिनियन अगर ये बिल्ड कर दें कि जूस बहुत बुरे हैं तो वो भी गलत होगा अच्छा डॉक्टर उस्मा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ अब मेरा हरगिज़ पर्पज़ ये नहीं है कि मैं आपके आगे ऐसा सवाल भी पुट करूँ कि जिसमें हम ये करें कि जी जूस बंद कर देने चाहिए हो जाए लेकिन मेरा इख्तलाफ वहाँ पे शुरू होता है एंड मैं भी एक पब्लिक का हिस्सा हूँ एंड आई फील कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर और जिस तरह से हम उनको एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और हम अपने बच्चों को कंपैशन नहीं सिखा रहे हम उनको तंग करना सिखा रहे हैं कि आप जानवर को आवाज़ देंगे पत्थर मारेंगे उसके ऊपर खाने की चीज़ फेंकेंगे तो ये हमारी एंटरटेनमेंट है आई थिंक कि जो एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए कि कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स हमने इनका ख्याल कैसे रखना है हमने इनको प्यार से डील करना है ना कि हमने इनको पत्थर मारने हम तो स्ट्रीट डॉग्स को नहीं छोड़ते हैं तो हमने बिल्लियों को नहीं छोड़ते हैं तो हम जूस के अंदर तो ये अवेयरनेस नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज मैं भी जब अपने नेफ्यूज़ और इनके साथ जाती हूँ आई फील कि हम नहीं सिखा रहे जो हमें एजुकेशन पर्पस से सिखाना चाहिए तो इसमें मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का और दीगर चीज़ों का भी रोल बनता है कि आपने अगर एजुकेशन पर्पस के लिए जू खोले हैं तो फिर आप एजुकेट भी करें प्रॉपर्ली आप सही कह रही हैं हमारा पब्लिक का जो रिएक्शन टुवर्ड्स एनिमल्स है वो भी इतना अच्छा नहीं होता अक्सर मैंने देखा है कि वो लोग कहेंगे ओ तू सो रहा है शेर को कहेंगे उठ के दिखाओ और इस तरह के नारे मैंने बहुत दफा सुने आई कंप्लीटली एग्री विद यू एक ये है कि अगर आप किसी जानवर को रिस्पेक्टेबली प्रेजेंट करें तो
उसकी हम भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं Yeah. जनरली एज पब्लिक। तो ये है हमारे, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ इनक्लोजर्स अच्छे हैं और कुछ नहीं अच्छे। इनफैक्ट हमारे कुछ इनक्लोजर्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तो जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उनको भी मीट करते हैं। सो हमारे यहाँ बड़ा मिक्स है, इसलिए हम हमारा इदारा हम बहुत ये कोशिश कर रहे हैं कि जूस के स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं। और फॉर्चुनेटली उसमें थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है, जैसे कि जो पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उन्होंने अब स्टैंडर्ड्स इशू कर दिए हैं। सारी स्पीशीज के लिए नहीं किए लेकिन काफियों के लिए कर दिए, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने जूस को उस लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर अभी सफारी, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखी है, बट लाहौर जू सफारी इज सच अ वंडरफुल प्लेस। yes, I agree. उसमें इंक्लोजर्स बहुत अच्छे हैं और एक बड़ा होलिस्टिक सा एक्सपीरियंस Yeah. है, और एजुकेशन का कंपोनेंट बहुत पावरफुल है। Yeah. तो अब जो फुटेज है उसमें वो बेचारा हाथी अपना सर मार रहे इंक्लोजर के साथ, सो दिस डज नॉट प्रेजेंट आपने ये सफारी जू का आइडिया डिस्कस किया है, एंड आई फील कि मैं आपसे ज़रूर कमेंट चाहूँगी इस पे डॉक्टर उस्मा, कि आपने लाहौर सफारी पार्क का जिक्र किया। आई हैव बीन देयर, बड़ी अच्छी जगह है, एक नेचुरल हैबिटेट दिया हुआ है उन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को जो कि वो नॉर्मली जिस हैबिटेट के आदी हैं, और इसमें अवेयरनेस कैंप पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। हम ये जो सफारी जू का आइडिया है, रादर देन कीपिंग एलिफेंट्स बियर्स इन सर्टन स्पेस, हम इस सफारी जू के कल्चर को पूरे मुल्क के अंदर एक्सपैंड क्यों नहीं कर सकते, जहाँ इंटरनेशनली एक चीज़ ये आइडिया मौजूद है और अप्रूव्ड है। देखिए, जो अब सफारी भी जू है और उसमें भी कैप्टिविटी का एलिमेंट तो है, बट ये है कि उसमें इंक्लोजर्स ऑब्वियसली बड़े हैं, और उसमें आता है एलिमेंट ऑफ कैपेसिटी कि कितनी स्पेस बाकी जूस में है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जूस सिटीज के बिल्कुल अंदर हैं और उनकी एक हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस भी है। कराची जू की बहुत हिस्टोरिक वैल्यू भी है, और देखिए उसकी लोकेशन की वजह से वो लार्जर पब्लिक के लिए उसकी एक्सेसिबिलिटी भी है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं, लेकिन आप एक छोटे इनक्लोजर को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं एनिमल के लिए थ्रू एनरिचमेंट्स, जिसको कहते हैं कि आप उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज करें, डिज़ाइन करें, इनक्लोजर में इतनी 3 डायमेंशनल स्पेस क्रिएट करें कि वो जानवर के लिए चैलेंजिंग हो, इंटरेस्टिंग हो। तो वो आप एक छोटे जू में भी कर सकते हैं। आप फिर अपनी स्पीशीज को पिक करते हैं। अब जैसे जिराफ आ रहे हैं सफारी जू में, लेकिन लाहौर जू में वो कैपेसिटी नहीं है जो अब सफारी जू में, क्योंकि उन्होंने कोई 1.5 एकड़ का इंक्लोजर बनाया है। तो आप कौन सी स्पीशीज रख रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, और ये वो डिसीजंस होते हैं जो कि मैनेजमेंट को करने चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये होता है, वो जी मिनिस्टर साहब आ गए, उन्होंने कहा वो आप तो हाथी रखे, फिर वो आप ये नहीं सोचते कि जी हाथी सफ़र करता है कैप्टिविटी में, आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मिनिस्टर साहब ने कह दिया। तो इस तरह डिसीजंस नहीं होते। उस्मान साहिबा शुक्र करें, मिनिस्टर साहब जू में रखने का कहते हैं, वो अपने घर में नहीं रखने का कह देते हैं। ये भी एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। You never know, you never know. तो ये है, लेकिन I'll again give लाहौर जू सफारी की एग्जांपल, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट वेटनरी हॉस्पिटल भी बनाया है, और अब आहिस्ता इसका उसका इक्विपमेंट इम्पोर्ट हो रहा है। सो इफ दे हैव दिस स्पेस, they have created state of the art facilities also, and then they can build capacity of other zoos as well. तो हमें zoos के दरमियान एक collaboration की भी बहुत ज़रूरत है। अब हमारे जो
नेबरिंग आप कह लें कंट्रीज हैं, उनमें जू डायरेक्टर्स एसोसिएशन है, जू एसोसिएशंस हैं जो कि मिलती हैं और वो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को डिस्कस करती हैं, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम को डिस्कस करती हैं. सो यू नो वी नीड टू लर्न these good things, good practices from our region, और उसको फिर हम अगर करें तो मेरे ख्याल से we have a great appetite for zoos, और they can be wonderful institutions. Absolutely. अच्छा डॉक्टर उज़मा, आपने अभी जिक्र किया है ये तो अथॉरिटीज़ का है जो कि स्टेट लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रही है, बट एट द सेम टाइम देयर आर सर्टन एनजीओज ऑर्गेनाइजेशंस जो एनिमल राइट्स के एक्टिविस्ट हैं. हाउ डू यू फील कि हमारे यहाँ कितना इम्पॉर्टेंट है इस तरह की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑपरेट करना, बिकॉज स्टेट लेवल पे एक सर्टन रिसोर्सेज के साथ चीज़ें चल रही हैं. हाँ, इंटरनेशनली भी हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रैक्टिस होती हुई देखी हैं कि सर्टन जो एक्टिविस्ट हैं या एनिमल वेलफेयर की चीज़ें हैं वो काम कर रही हैं और वो अच्छे तरीके से कर रही हैं ताकि लोगों को भी अवेयरनेस है. पाकिस्तान में कितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक काम कर रही हैं जो कि बड़ा एक वाइटल रोल प्ले कर रही हैं टुवर्ड्स एनिमल राइट्स एंड यू नो सर्टन जू के इश्यूज़ के ऊपर जहाँ हम बात कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छे इदारे हैं प्राइवेटली जो आप जैसे आपने कहा एनिमल राइट्स के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं. मुझे सिर्फ ये लगता है कि सब कुछ इमोशंस के ऊपर बेस्ड नहीं हो सकता. थोड़ा सा साइंटिफिक होना ज़रूरी होता है. एंड आई कैन गिव यू एन एग्जांपल. अब कोर्ट का डिसीजन आ गया है कि स्ट्रे डॉग्स को ना मारें और उनकी जगह वो प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें उनको न्यूटर करें, वैक्सीनेट करें, टैग करें, रिलीज करें. सो यू नो उस पे, लेकिन अब एक प्रोटेक्टेड एरिया में कुत्तों का बहुत ज़्यादा वो है कैपेसिटी नुकसान पहुंचाने की, और वो ये हमने केसेस देखे, मारकोर के बच्चे मर रहे हैं. ये मरगला हिल्स नेशनल पार्क में इंसिडेंट्स हुए, चांगा मांगा में इतने डियर हमारे मोर्टेलिटी हुई है उनकी स्ट्रे डॉग्स के हाथों में. सो सिर्फ ये राइट्स बेस्ड अप्रोच के नहीं, उनका कोई इरेडिकेशन प्रोग्राम नहीं होना चाहिए. इस तरह थोड़ी सी अनसाइंटिफिक है. यू हैव टू ब्रिंग द नंबर डाउन ताकि इस तरह के प्रोग्राम्स की सक्सेस बेहतर हो सके और वो सक्सेसफुल हो. अगर हम मिलियंस ऑफ डॉग्स हैं और अब हम कहें कि इन सबको हमने न्यूटर करना है और फिर रिलीज करना है वैक्सीनेट करके, ये थोड़ा सा मुझे इम्प्रैक्टिकल लगता है. सो आई थिंक राइट्स को भी थोड़ा सा साइंटिफिकली गाइडेड होने की ज़रूरत है. अदरवाइज आई अप्रिशिएट द सिविल सोसाइटी एफर्ट और बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत आई थिंक देयर हार्ट इज एट द राइट प्लेस जिसको कहते हैं. बिल्कुल ठीक है. इन द एंड आई वांट डॉक्टर उज़मा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू से रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन भी कर रहे हैं समहाउ अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि सब ये लोगों को ये समझ हो कि जानवर हमारी तरह ही समझते हैं और फील करते हैं. सो काइंडनेस टू एनिमल्स इज एसेंशियल. ये बहुत ज़रूरी है और ये हमेशा याद रखें कि एनिमल्स उसी तरह फील करते हैं जैसे हम करते हैं. तो हमें हर तरह से उनकी हेल्प करनी चाहिए और ये है कि अगर हम जूस भी जाएं तो हमें जानवरों से मोहब्बत से पेश आना चाहिए. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उज़मा. बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें टाइम दिया. डॉक्टर उज़मा खान वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी, अपनी राय दे रही थी. मैंने ब्रेक पर जाना है लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले किचन में हमारा क्या हो रहा है जी? शेफ सारा, मैं डॉक्टर सारा कहने लगी, ये भी खाने की डॉक्टर है. शेफ सारा बताइए. अब हमारा जो रुलाड है ना वो डीप फ्राइंग हो रहा है और इधर हमारी जो है वो बेशमल सॉस रेडी है. ठीक और है. इधर हमारा जो पोटैटो मूस लाइन था वो मैं अब पाइपिंग बैग में डाल रहा हूँ. ओके, ज़बरदस्त. चलिए आप इसको कंप्लीट करेंगे. जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन भी देखेंगे. हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं.
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। इससे पहले कि मैं अपने अगले गेस्ट की तरफ जाऊं, हम किचन में जाएंगे जहां पे शेफ सारा ने बिल्कुल रेडी कर दिया है, राइट? यस, आ जाएं। अब आप क्या करने लगे? कैमरा जी जूम करें, अब सॉस आने लगी है इस। अब हम ना रोलाट के ऊपर अपनी बेशमल सॉस जो है वो लगा रहे हैं। बेहतरीन, ज़बरदस्त। और इस पे ये देखें हल्का सा मैंने स्प्रिंकल ऑफ प्रेजेंटेशन के लिए स्पेनिश है, ओके। और ये चीज़ स्लाइस कट करके फुल चीज़ी किस्म का सुबह सुबह आपको मिलेगा चिकन रोलाट। थैंक यू वेरी मच शेफ़ सारा, बहुत शुक्रिया। और जी इसकी अच्छी सी शक्ल दिखाएं कैमरे में। मीन वाइल मैं अपने गेस्ट का भी तारीफ़ करवाऊंगी और शेफ़ सारा के शुक्रिया के साथ कि आपने इतनी अच्छी रेसिपी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच शेफ़ सारा कि आप तशरीफ़ लाई। अच्छा जी, अब हमने ज़रा पॉलिटिकल डिस्कशन करनी है। बड़े दिनों बाद आज हम पॉलिटिक्स पे बात करें। तोशा खाना केस में सज़ा याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में एक बार फिर हमें सियासी हलचल देखने में आ रही है। एहतजाजी मुजाहरों की एक नई लहर हमें नज़र आई। पार्टी कारकुनान की गिरफ्तारियां हों, PTI क़यादत की जानिब से रिहाई तहरीक के ऐलान ने जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें नुमाया इजाफा किया है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों के 9 अरकान पार्लियामेंट को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार देना न सिर्फ पार्लिमानी सियासत पर गहरे असरार डाल सकता है बल्कि मुल्क भर में जो जारी आइनी और सियासी बहरान है इसको भी कहीं ना कहीं पेचीदा बना सकता है। जो नाअहल करार दिए गए अरकान है इसमें कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब है, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शिबली फराज है, रताज गुल है, साहिबजादा हामिद रजा समेत दीगर शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए तमाम नशिस्तें खाली करार दे दी हैं और इन फैसलों ने इस सवाल को एक बार फिर मरकज़ बहस बना दिया कि क्या मुल्क की सियासी जमातें आइनी और आइनी इदारे मौजूदा तनाव से निपटने के लिए तैयार हैं या नहीं। इस सारी सूरत हाल पे तज्ज़िया लेंगे। हमारे साथ माजिद निज़ामी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम माजिद, थैंक यू वेरी मच कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। पहले जो एहतजाज है उस पर आने से पहले मैं ये जो नाअहली वाला मामला है इस पर आपका तज्ज़िया चाहूँगी। 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दिया गया है। शिबली फराज, उमर अयूब साहब, फिर जरताज गुल हैं, जुनैद अफजल शाही हैं। ये सारा जो सिनेरियो आप क्या समझते हैं जी? इससे क्या पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में नज़र आती है। एक तो 26 नवंबर को ऐसा लगा था कि शायद वो उनका एक ऐसा मुकाम है कि जहाँ पे उन्हें मुश्किलात का सामना है, लेकिन अब इस वक्त जब सज़ाएं शुरू हो चुकी हैं और पता चल रहा है कि तमाम मुकदमात जो हैं वो अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं, तो ये एक नया फेज़ है PTI की मुश्किलात में। और इसके 2-3 बड़े इम्पोर्टेंट पहलू हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। पहला तो ये है कि इसमें हम ये देख लें कि मुख्तलिफ अदालतों से मुख्तलिफ फैसले आ रहे हैं। उनकी ग्राउंड्स क्या हैं उस पर बिल्कुल बात हो सकती है। क्या वो आला अदालतों में चैलेंज किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। मिसाल के तौर पे वो तमाम MNAs जिनको सज़ा हो चुकी है और उनको नाअहल कर दिया गया, उनकी गिरफ्तारियां कैसे होंगी। तो ये सारी चीज़ें अभी हल तलब हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मैं तो कहूँगा कि खासी जल्दबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है और इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसमें अदालती फैसले के जरिए नाअहल होने वाले अरकान जो हैं वो तमाम के तमाम असम्बली के स्पीकर के एक प्रोसीजर के जरिए उन्हें इलेक्शन कमीशन के जरिए फिर नाअहल किया जाता है। तो इसमें 1-2 मराहिल होते हैं, लेकिन हम देख ही रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से फटाफट नोटिफिकेशंस निकाले जा रहे हैं, नए इलेक्शंस को अनाउंस किया जा रहा है। तो उससे वो जो एक इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था उसमें इजाफा हो रहा है कि आखिर ऐसी क्या जल्दी है। जमशेद दस्ती की मिसाल हमारे सामने है, इन तमाम नोटिफिकेशंस की मिसाल हमारे सामने है। तो एक तो ये बात है। दूसरा अहम मसला ये है कि अब तहरीक इंसाफ का जो नंबर नेशनल असम्बली में है वो कम हो गया है और वो इस हद तक कम हो गया है कि पहले तहरीक इंसाफ अपने मेंबरान की बुनियाद पर नेशनल असम्बली का इजलास बुलाने के लिए
रेक्विजिशन साइन करके सबमिट करवा सकती थी। उनके पास एक मखसूस नंबर मौजूद था। लेकिन अब जिस हिसाब से नाअहलियां हो रही हैं तो नेशनल असेंबली में उनका वो नंबर नीचे आ गया है। अब तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में इस काबिल नहीं रहेगी कि अगर वो ये चाहे कि हम अपने अरकान के दस्तखतों से रेक्विजिशन दें और असेंबली का इजलास तलब किया जाए तो वो इस हक से महरूम हो जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के लिए धचका होगा कि वो असेंबली इजलास बुलाने के उस काबिलियत उनमें वो अहलियत नहीं रही। दूसरा मसला जो तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ज़िमनी इलेक्शंस का जो माहौल है उसमें तहरीक इंसाफ की जानिब से जो फैसला किया गया है कि हमने हिस्सा नहीं लेना, तो इसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत बात हो रही है कि क्या इस सारे मामले को इसी तरह ओपन छोड़ दिया जाए और इसको सियासी इंतकाम के तौर पे ट्रीट किया जाए, या वो तमाम जो केसेस हैं उनके ऊपर दोबारा जो है इलेक्शन में आया जाए। तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस वक्त पार्लिमानी अरकान के नाअहल होने के बाद तहरीक इंसाफ में और उसके बाहर डिस्कस हो रहे हैं एंड आई बिलीव कि ये आइंदा आने वाले दिनों में जो आपने इजलास वाला मामला किया, रिक्विजिशन वाले मामले का जिक्र किया माजिद, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा फॉर देम। अच्छा, एक एहतजाज भी हुआ कल 2 साल मुकम्मल होने पर गिरफ्तारी के इमरान खान साहब की। एहतजाज लीड कौन कर रहा था, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से कारकुनान निकले, कौन लेकर आया, नोबडी नोज़। बिकॉज़ तहरीक इंसाफ ने जब भी एहतजाज या रैली की कॉल दी है तो वो मामला अभी रिसेंट टाइम्स में तो कुछ उनकी फेवर में नहीं गया है। जी बिल्कुल, अगर मैं इसे एक अलामती एहतजाज कहूँ तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त होगा। उसकी वजह ये है कि हमें 1-2 महीने से पार्टी क़यादत की जानिब से वो संजीदगी नजर नहीं आ रही थी, और ये इमरान खान की ट्वीट में भी उन्होंने बताया कि पार्टी तहरीक का मोमेंटम नहीं बना पा रही। और इसी तरह जब अली अमीन गंडापुर ने 90 डेज की बात की थी और फिर पार्टी ने ये कहा कि देखें सेंट्रल लेवल के ऊपर तो कोई जलसे जुलूस नहीं होंगे, हल्का जाती बुनियादों पर अजला के अंदर, तहसीलों के अंदर अपने अपने हालात को देखते हुए पॉलिटिकल एक्टिविटी की जाएगी। तो उससे एक चीज इस्टेब्लिश हो गई थी कि वो जो छोटे छोटे जुलूसों के बाद एक बहुत बड़ा जलसा होता है या एक बहुत बड़ी रैली होती है कई शहरों में, वो नहीं होने जा रही। तो अगर उस तरह का बड़ा जलसा नहीं होना था तो फिर ये एक टोकन एहतजाज है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट को बताने के लिए एक एहतजाज किया गया, कारकुन को एक्टिव रखने के लिए एहतजाज किया गया। ये बात दुरुस्त है कि कारकुन इस वक्त नाराज भी है और मायूस भी है और उसको अपनी पार्टी की क़यादत से ही कई शिकवे शिकायत हैं। इस पूरी की पूरी सिचुएशन के अंदर मैं इसे कोई कामयाब एहतजाज तो नहीं कहूँगा। इसे एक अलामती एहतजाज कहा जा सकता है कि जिसमें तहरीक इंसाफ ने अपनी पोजीशन को दोहराया है, अपने मुतालबात को सामने रखा है, और जहाँ जहाँ जिस हल्के के अंदर उन्हें को मुश्किलात थी वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया, जहाँ उन्हें स्पेस मिली है वहाँ पे उन्होंने एक्टिविटी कर कर उसकी वीडियोस बना के तो पार्टी की आदत भेज दी है। अब इस सारे मामले में जो एक पॉजिटिव बात है वो ये है कि कल पंजाब के अंदर जो शिकायत देखने में आई कि जिसमें कई MPAs को गिरफ्तार किया गया और कई लोगों से बदसलूकी की गई, तो उस पर पंजाब असेंबली ने एज ए इंस्टीट्यूशन एक एक्शन लिया है और उन्होंने इस चीज़ को यकीनी बनाया है कि वो तमाम गिरफ्तार MPAs उनको रिहा किया जाए, उनके ऊपर इस तरह की कोई FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। तो ये पंजाब असेंबली की तरफ से बतौर इदारा एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है, मुश्किल में है, इसके बावजूद गवर्नमेंट साइड से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऑफिस से इस चीज़ को यकीनी बनाया गया कि MPAs का जो एहतराम है, उनका जो इस्तेहकाक है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस एहतजाज के अंदर एक पॉजिटिव बात ये भी है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट ने कुछ बुनियादी असूलों पर इत्तफाक किया है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनके जो हकूक हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। माजिद, ये बात आपकी अपनी जगह पे बजा है कि ये जो पंजाब असेंबली ने एज ए इंस्टीट्यूशन स्टेप लिया है ये अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम एक सियासी जमात
जिसको सियासत में रहना है और जो सर्कमस्टांसेस इस वक्त मौजूद हैं उसके अंदर सरवाइव करना विदाउट एनी क्लू या एक डायरेक्शन कि क्या है, क्योंकि डायरेक्शन तयन करने के लिए जो उनके सपोर्टर्स हैं वो इमरान खान साहब की तरफ देखते हैं जो कि ख़ुद जेल में हैं, और फिर बैरिस्टर गौहर हों, सलमान अकरम राजा हों, अलीमा खान हों, ये वो रहनुमा हैं जो एक जब जेल में जाता है तो बाहर आता है तो कोई बात करता है, दूसरा जाता है तो कोई और बात करता है, और वो एक जो वाज़े पिक्चर है वो कहीं ना कहीं इस पार्टी के हवाले से भी, और आई फील कि हम भी जब बात कर रहे होते हैं कोई रोड मैप किसी के पास मौजूद नहीं है। इस वक्त इस रोड मैप का ना होना, तहरीक इंसाफ का, और फिर ये इलेक्शन कमीशन का मामला हो गया, नाइली का मामला हो गया, तो ये सारे सिनेरियो के अंदर तहरीक इंसाफ कैसे सरवाइव करेगी, और जिस रिहाई का वो मुतालबा कर रहे हैं, जिस उम्मीद पे वो बैठे हैं, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा जब वो कोई डील करने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है, एहतजाज के सर्कमस्टांसेस नहीं है, व्हाट दे आर गोइंग टू डू? जी बिल्कुल, ये एक दिलचस्प सूरत हाल इसलिए है कि एक तरफ तो हुकूमती सख्ती है, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के पास एक वाज़े स्ट्रेटेजी मौजूद नहीं है जिसमें प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हो और उनको अप्लाई किया जाए, देखा जाए कि कहाँ कहाँ से पार्टी अपने लिए रास्ता निकाल सकती है। तो जब दोनों चीजें हमारे सामने है, एक तरफ तो हुकूमत की सख्ती बढ़ती जा रही है और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफ भी मौजूद है, तो इससे तहरीक इंसाफ को पहुंचने वाले नुकसान में इजाफा हो रहा है। अब नुकसान में कमी या डैमेज कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि तहरीक इंसाफ सबसे पहले अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करे और एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए कि जिससे उनका नुकसान कम होना शुरू हो। और पहले मरहले में उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो ब्रेक इवन पे आए, जीरो पे आए, यानी कि उनके नुकसान में कमी हो। फायदे या डील या हुकूमत से मुज़ाकरात, वो फिर एक नया अगला मरहला होगा। तो तहरीक इंसाफ इस वक्त चूंकि मजीद मुश्किल में जाती नजर आ रही है और उनके पास एक स्ट्रेटजी भी नहीं है, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर इलेक्शन तक का जो मंजरनामा है वो ऐसे होगा कि हर 4-6 महीने बाद तहरीक इंसाफ कोई छोटी मोटी एहतजाजी एक्टिविटी अनाउंस करेगी जिसमें पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तकारीर होंगी, कुछ छोटे मोटे एहतजाज होंगे, जलसे जुलूस होंगे। इससे बढ़कर उनके पास कोई स्ट्रेटेजी मौजूद नहीं होगी। तो अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए जिसे हम कहते हैं झपटना पलटना, पलटकर झपटना, अब वो जो मामला है वो तहरीक इंसाफ को करना पड़ेगा। उससे बढ़कर उनके पास अभी तक कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि जिसके लिए वो अपने लिए, अपनी पार्टी की कैद रहनुमाओं के लिए, अपने बानी के लिए कोई रास्ता निकाल सके। ठीक हो गया। तो वो जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनके बेटे आएंगे, कोई कैंपेन चलाएंगे, वो उम्मीद भी नहीं है माजिद? जी बिल्कुल, उसकी वजह ये कि जब उनके बेटे अमेरिका के दौरे पे गए थे, उस वक्त भी पार्टी के पास कोई वाज़ेह स्ट्रेटेजी मौजूद नहीं थी कि वो पाकिस्तान आएंगे तो क्या जलसे जुलूस का क्या प्लान होगा, क्या टाइमलाइन होगी, क्या वो एहतजाज को लीड करेंगे या महज उसके अंदर मौजूद रहेंगे, क्या उनसे तकारीर करवाई जाएंगी या नहीं करवाई जाएंगी, वो किस हद तक पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व। तो ये इन सवालों के जवाब तो तहरीक इंसाफ के पास पहले भी नहीं थे। और ये सिर्फ एक ऐसी एक्टिविटी थी कि जिसे आप मीडिया के अंदर रेलिवेंट रह सकें। और दौरा अमेरिका के बाद जब वो लोग वापस चले गए हैं, उसके बाद ये चीज वाजे हो गई है कि जब तक पार्टी के पास पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हिकमत अमली नहीं होगी जिसके ऊपर तमाम पार्टी और फैमिली के लोग मुत्तफिक हों, उस वक्त तक वो दोनों पाकिस्तान नहीं आएंगे। और अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उसके बाद ये बात दुरुस्त है कि पार्टी के कारकुन के जोश व जज्बे में बिल्कुल इजाफा होगा, एक अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी। लेकिन ये समझना कि उससे कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा या हुकूमत पर दबाव डलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये बात दुरुस्त है कि आलमी मीडिया के अंदर कवरेज में इजाफा होगा, मुख्तलिफ आलमी रहनुमा सवालात उठाएंगे, लेकिन अमली तौर पर प्रैक्टिकली जमीनी हकाइक को सामने रखें तो उससे इमरान खान को कुछ खास फायदा नहीं होगा।
बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच माजिद निज़ामी, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। माजिद निज़ामी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। बात करेंगे कुछ इकॉनमी के हवाले से। एक तरफ तो जहां महंगाई की बात कर रहे हैं कि उसने आवाम की कमर तोड़ दी है, वहीं दूसरी जानिब मालियाती शोबे में कुछ पॉजिटिव पेशरफ्त कह लें तो उसने एक होप दिखाई है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ी अशाए ज़रूरियात हों, खदमात और उनकी कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आया है। घरों के जो रेंट्स है उसमें 1.45%, ट्रांसपोर्ट के किरायों में 3.75% और चीनी की कीमत में 6.11% इजाफा हुआ है। इसी तरह बिजली जो 14.18% और गैस 22.91% महंगी हुई है। ये सब वो अवामिल हैं जो अवाम पर महंगाई के शदीद दबाव की निशानदेही करते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर देखा जाए तो टॉप लाइन रिसर्च की रिपोर्ट ने जो इकॉनमी है उसके कुछ इशारियों में बेहतरी को उजागर किया है। माली साल 2024-25 में जी पाकिस्तान का जो माली खसारा है, मजमूई कौमी पैदावार GDP जिसे हम कहते हैं, उसका सिर्फ 5.38% रहा है, जो गुज़िश्ता 9 साल का कम तरीन तनासुब है। जहाँ महंगाई बढ़ी है वहीं रियासती अगर माली नज़्म ज़ब्त की बात की जाए, टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात की जाए, उसके इजाफे की बदौलत जो इकॉनमी है उसके कुछ फैक्टर्स जो हैं वो बेहतर हुए हैं, जिसमें अद्वियात का जिक्र करें, डेंटल सहूलियात का जिक्र करें और बाकी दूसरी चीज़ों या अखराजात को भी उसमें इजाफे का एक हमें ट्रेंड देखने में आया है। अब जो नॉन टैक्स आमदन है उसमें 66% इजाफा स्टेट बैंक के जो रिकॉर्ड है उसमें 2.62 ट्रिलियन रुपए मुनाफे की बदौलत मुमकिन हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा है। अब ये जो सूरत हाल है इट्स वेरी ट्रिकी एंड कॉम्प्लिकेटेड एट द सेम टाइम। एक तरफ हम महंगाई बढ़ने की बात कर रहे हैं माइक्रो लेवल पे और फिर हम मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं कि जो हुकूमती आमदन है या इकॉनमी है उसमें इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ पे हम आम आदमी की बात कर रहे हैं कि वो महंगाई में पिसता चला जा रहा है तो इकॉनमी बेहतर हो रही है, तो क्या इस चीज़ का डायरेक्टली इम्पैक्ट आवाम के ऊपर आएगा या जो रिलीफ जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं वो बेहतर होगा या नहीं? कोमल कहनेत हमारे साथ मौजूद है, माहिर मईशत है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच कोमल, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। कोमल, इट्स वेरी ट्रिकी एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड एट द सेम टाइम। आई रियली वांट कि थोड़ा सा, चूँकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप हमें बेहतर तौर पे गाइड कर सकती हैं। ये तो चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं आवाम के साथ, लेकिन आप बताइए कि जो हम बैलेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं और जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है पब्लिक का, ये कैसे पॉसिबल होगा? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये जो बिहेवियर और जो स्टैट्स हम देख रहे हैं ये एक्चुअली नॉर्मल बिहेवियर है। जब इकोनॉमी पिक्स अप पेस तो थोड़ी सी हीटिंग होना उसके अंदर एक बिल्कुल नॉर्मल इकोनॉमी की तरह, मतलब जो जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी बिहेव करी, इट्स बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल इकोनॉमी। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि डिस्पाइट ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक टाइमली क्वेश्चन भी है कि बेशक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी नीचे जा रहा है और अभी हमने सरप्लस भी रिपोर्ट किया इन द पास्ट 14 ईयर्स। पहली दफा 2024-25 में हमने सरप्लस रिपोर्ट किया, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस हो रहा है। अमेरिका जो है वो टैरिफ्स नीचे कर रहा है, तो रीजन में पोस्ट द वॉर जो हमने इंडिया के साथ एक सारे टर्मोइल में घुसे, उसके बाद भी वी आर थिंग्स आर लुकिंग अप फॉर पाकिस्तान। रेमिटेंसेस को देखें तो उसमें बिल्कुल डबल हो गई हैं, 4.5 बिलियन डॉलर से कोई 9 बिलियन डॉलर्स पे आ गई हैं। so these kind of things are good for the economy, लेकिन at the same time हमें इस चीज को आखिरी जो हमारा इसका मतलब गोल है वो यही है कि हमारी आवाम को फायदा हो। और इकोनॉमिस्ट इस बारे में बड़ी बात करते हैं कि राइजिंग टाइड्स लिफ्ट्स ऑल बोट्स, कि जब ग्रोथ होगी तो इवेंचुअली सबको फायदा होगा। लेकिन ये अब दुनिया ने देख लिया है डिस्कोर्स में कि ऑटोमेटिकली वो फायदा नहीं होता, तो हमें टारगेटेड पॉलिसीज को बनाना ही होगा।
महंगाई अगर हम कम नहीं कर पा रहे बिकॉज अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो ये चीज पॉसिबल है कि इकोनॉमी मीट अप होती है, तो हमें दूसरे कुछ तरीकों को इस्तेमाल करते हुए उसको स्टेबलाइज करने की जरूरत होगी. वी आर लुकिंग एट द बिस्क प्रोग्राम एक्सपेंडिंग, बट इसके अलावा भी आपको इनकम्स को ज्यादा रोबस्ट करना पड़ेगा, यानी कि इनकम्स के अंदर भी उसी तरीके से इजाफा हो जिस तरीके से महंगाई में हो रहा है. और उसके अंदर आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कुछ चीजें करनी होंगी. एंड इफ यू कैन नॉट compel the private sector to increase salaries, तो आप फिर उसको और तरीकों से सब्सिडाइज करने की कोशिश करें ताकि एंड बेनिफिट जो है वो यूजर पे आए. लेकिन ये बात बिल्कुल बजा है आपकी कि ये हमारा एंड गोल यही है कि अवाम को रिलीफ मिले, जो इस वक्त मुझे तो नजर नहीं आ रहा. हम किसी तरीके से भी नहीं देख पा रहे. इनकम जो ये टैक्स ब्रैकेट है वो बढ़ता चला जा रहा है. इन अ वे आपकी जो सैलरीड क्लास है वो आपके पूरे मुल्क का लोड ले रही है, क्योंकि 45% अगर आपकी पॉवर्टी लाइन के नीचे पॉपुलेशन है तो वो टैक्सेबल भी नहीं है, लेकिन वो रिसोर्सेज पे एक बोझ तो डालते हैं. तो अगर सिर्फ उसको लॉजिकली देखा जाए तो आपकी सैलरीड क्लास इज टेकिंग द बल्क ऑफ द लोड, और वो इट इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल. डेफिनेटली आपके बिजनेसेस को भी वो जो ड्यू है टैक्स देना, यानी कि वो नहीं देते, लेकिन जितना वो कमाते हैं उस लिहाज से वो टैक्सेस नहीं देते, स्पेशली द इनफॉर्मल अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर. हमारी लार्ज कॉर्पोरेशंस जो है वो तो डेफिनेटली टैक्स दे रही हैं, बट अगर उन्हीं का आप टैक्स रेट बढ़ाते चले जाएंगे तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो हम चाहते हैं ताकि इस इकोनॉमी के अंदर जो पोरेस्ट ऑफ द पोर है, जो सबसे गरीब तबका है, उस पर भी फायदा उसको मिले, वो फिर हम अचीव नहीं कर पाएंगे. So yes, the indicators are looking good and inflation rising is also a normal behavior. But at the same time, if we want these benefits to translate to the common man, to the general public, तो फिर ये एक mindful policy making करनी पड़ेगी. ये जो आपने पॉलिसीज़ का पहले भी जिक्र किया और अभी आपने एनपीसी पे किया कि पॉलिसी मेकिंग, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक, कि हम जहाँ पे वी आर हैप्पी अबाउट के इकॉनमी के इंडिकेटर्स दे आर प्रोग्रेसिंग, बेहतर हो रहे हैं, लेकिन वही बात है कि जब एक शख्स को ये पता है कि उसके घर में जो आटा, चीनी, दाल, बेसिक चीज़ें आ रही हैं वो महंगी हैं, उसको इन मैक्रो इंडिकेटर से आई डोंट थिंक के फ़र्क पड़ रहा होगा या उसको समझ में भी आते हैं. ये तो आप और मैं शायद यहाँ बैठ के आप हमें मुझे एक्सप्लेन करेंगे और मैं एज अ लेमैन सुन रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है, बट अगर आप किसी सड़क पे चलते हुए रेडी फरोश को ये बताएंगे तो ही वोंट अंडरस्टैंड. सो ये जो इम्पैक्ट का मामला है, पॉलिसीज़ का मामला है, कोमल, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि हमारी जो पॉलिसीज़ की डायरेक्शन है इट शुड बी ऑन द राइट ट्रैक. और डू यू थिंक कि हमारे इस वक्त जो पॉलिसी मेकर्स हैं या पॉलिसीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं वो इतनी सूटेबल हैं आवाम के लिए, क्या इन द लॉन्गर रन हम इसका इम्पैक्ट जो महंगाई का है वो पब्लिक को एक रिलीफ की शक्ल में देख सकें? उड़ान पाकिस्तान जैसे इनिशिएटिव्स हैं, ग्रीन पाकिस्तान जैसे इनिशिएटिव्स हैं, मतलब ये नहीं है कि हर दफ़ा कोई नई चीज लेकर आने की कोशिश नहीं की जाती. ये आई वुडंट से कि बिल्कुल ही हम ऑफ द ट्रैक है. आई थिंक कोशिश हम करते हैं, बट एट द सेम आई थिंक द प्रॉब्लम व्हिच इज नॉट यूनिक टू पाकिस्तान लाइज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी. और पॉलिसी एड हॉक पॉलिसी जो है वो बनाना भी एक तरह से इट्स मोर डेट्रीमेंटल टू योर इकोनॉमी देन मेकिंग नो पॉलिसी एट ऑल. तो एक तो ये, और हम बहुत अरसे से ये बात सुन रहे हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी ये बहुत जरूरी है, ये इस चीज में कोई दो राय नहीं हो सकती. दूसरी ये कि टारगेटेड पॉलिसी और वेल थॉट आउट पॉलिसी, और सिर्फ ये नहीं कि आप पब्लिक सेंटिमेंट को अपीज करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक अब वो वाली जो दैट शिप हैज सेल्ड, वो उसका वक्त गुजर चुका है कि अगर हम सिर्फ वोट्स लेने के लिए कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे लोगों को लगे कि बहुत काम हो रहा है लेकिन वो ना हो रहा हो. बिकॉज इस वक्त जो है ना हम उस सिचुएशन में है दैट वी डोंट, हमारी कोई लाइफ लाइन रह नहीं गई है. वी कैन नॉट गो बैक टू द IMF अगेन एंड अगेन विदाउट एक्चुअली अचीविंग प्रॉपर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. और वो सारी चीजें हमारे फायदे में ही हैं इवेंचुअली, जब आपकी इकोनॉमी मोर ट्रांसपेरेंट है, वो एक प्रॉपर टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो रही है, तो ऑब्वियसली वो आपको फायदा देगा. लेकिन अगर हम इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी किस्म की लेट्स से केयरलेसनेस या कोई लापरवाही बरतते हैं तो फिर हम वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे. इस वक्त रीजनल उसमें पॉलिटिक्स में वी आर डूइंग वेल,
हमारी तरफ इन्वेस्टमेंट, हमारे जो रीजनल पार्टनर्स हैं, वी आर इनवाइटिंग डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम द रीजन जो आके मिलते हैं, बात करते हैं, ट्रेड डील्स की बात करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना ना, ये तो हमारे ही हुक्मरान पर उसकी जिम्मेदारी आती है कि हम किस तरीके से अपने आप को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। सो वी हैव टू लुक एट सर्टेन थिंग्स जो कि बिल्कुल कॉमन सेंस है, जो कि कोई भी बंदा समझ सकता है, मतलब उसके लिए आपको इकोनॉमिस्ट की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो बिजली महंगी हो रही है, बिजली महंगी कर देंगे और गैस महंगी कर देंगे, तो इससे इंडस्ट्री को तो मतलब आम बंदे को तो नुकसान है, इंडस्ट्री को भी नुकसान है, उसकी कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ जाती है। So we have to figure out a way कि yes, we want our markets to reflect true costs, but we also have to make those people pay जो नहीं करते। तो ये सिस्टम में ये जो सर्कुलर डेट का इशू चल रहा है वो इसलिए ना, बिकॉज बहुत सारी आपकी कलेक्शन ही नहीं हो पा रही जहां से आपकी होनी चाहिए, तो जो खर्च नहीं भी कर रहा बोझ उस पर पड़ रहा है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन, एक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, जो आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आप आवाम से एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी भी एक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक दैट वी अंडरस्टैंड इट on an intellectual level, but implementing it is where the real game lies. Implementation, that's always been a challenge for us. हम हर चीज़ में implementation के challenge से दो चार रहते हैं। अभी आपने बात की common sense की, तो though it's not very common, but at the same time we really need to understand कि आपने consistency की बात की है, और हमने हमेशा कोमल ये ऑब्ज़र्व किया है, आप भी चूँकि इस चीज़ को मेरे साथ इंडोर्स करेंगी, कि हमने हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर फोकस किया है। हम लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए हमारा थॉट प्रोसेस शायद इजाज़त नहीं देता, या हम सोचना नहीं चाहते, बिकॉज हमने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं कि अगले 6 महीने का हमारा ये टारगेट है, हमारे 1 साल का ये टारगेट है, बजट आता है, हम टारगेट रखते हैं, फिर वो भी अचीव नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो लॉन्गर रन में तो हमें नुकसान होता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स हम सेट कर लेते हैं, ये हमारी इकोनॉमी को फॉर द लॉन्गर रन कितना डैमेज कर रहे हैं? आपका इतना मासूमाना सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन आई थिंक आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा और वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाकई ये प्रॉब्लम है, और हम बेशक पॉलिसीज को और ये एक या 2 साल की भी बात नहीं, अगर हम 5 साल की भी पॉलिसी बना लेंगे ना, तो भी वो वाली इम्पैक्ट नहीं होता है। अगर हम मलेशिया की एग्जांपल ले लें, या फिर हम सिंगापुर की एग्जांपल ले लें, या इवन रशिया की एग्जांपल ले लें, जहां पर भी पॉलिसी का स्पैन जो है वो इस तरीके से प्लान किया गया कि अगले 10 साल की, अगले 50 साल की। चाइना को ले लें आप, वो अपनी हर साल 5 साल की वो प्लेनरी मीटिंग्स करते हैं, और उसके अंदर वो स्टॉक टेकिंग करते हैं कि जो हमारा 30 साल का प्लान है उसमें हम कहाँ तक पहुंचे। तो हम जो है इलेक्शन टू इलेक्शन जो प्लानिंग करते हैं, उसके अंदर ऑब्वियसली फिर कोई भी पॉलिसी, उसका इम्पैक्ट देखना कि वो कितना यूजफुल हुआ या कितना यूजफुल नहीं हुआ, वो चीज फिर पॉसिबल नहीं हो पाती। तो आई थिंक अबाउट टाइम कि बस अब हम सीरियस हो जाएं और अब इस किस्म की चीजों को जहन से और पॉलिसी मेकिंग के उसमें से निकाल दें, दिस होल थिंग कि वी डोंट केयर व्हाट हैपेंस टू द नेक्स्ट गवर्नमेंट, और हम अपने जो है ना इरेशनल डिसीजंस में ले रहे हैं, उसमें हम कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स आपकी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आपका मेजॉरिटी इस दफा का बजट आपके 50% से ज्यादा आपकी तो इंटरेस्ट पेमेंट्स में निकल जाएगा। तो जैसे जैसे वो स्पेस श्रिंक होती जाएगी जो आपके सोशल इंडिकेटर्स को सपोर्ट करती है, यानी कि आपका हेल्थ, आपका एजुकेशन, आपके यूथ ड्रिवन रिफॉर्म्स, तो देन दैट मीन्स कि आप एक जगह स्टक हैं और उल्टा आप रिवर्स में चले जाएंगे। तो वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। थैंक यू। आई होप कि मासूमाना सवाल ज़्यादा मैंने नहीं कर लिया जो मुश्किल में पड़ जाऊँ मैं भी और आप भी। थैंक यू वेरी मच कोमल, बहुत शुक्रिया। कोमल कह रहे थे हमारे साथ मौजूद थी मायरे मईशत, उनसे हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैंने आपसे इजाज़त लेनी है। कल आपकी और मेरी मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते हम आपको एक बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट दिखाने वाले। 1860 में जी मुगलिया तर्ज पर तामीर होने वाला ये लाहौर का जो रेलवे स्टेशन है, 11 प्लेटफॉर्म, कराची से खैबर तक मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए यहाँ से रोज़ाना लाखों की तादाद में सफ़र करते हैं। और मौजूदा हुकूमत ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए स्टेशन को जदीद तर्ज पर ढाल दिया है। करोड़ों रुपए की लागत से इंफॉर्मेशन डेस्क हो, ऑनलाइन टिकट की सहूलत हो, ना आपको लाइन में लगना पड़ता है, ना इंतज़ार करना पड़ता है, बिजनेस क्लास वेटिंग लाउंज है, और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक 5 स्टार होटल जैसा आपको माहौल फराहम करती हैं। क्या ये वही रेलवे स्टेशन है जिस पर मैं कभी बचपन में गई थी? आज मैं भी देखूंगी और आप भी देखें। इकरा लियाकत की इस रिपोर्ट में मैं मिलूंगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मॉर्निंग विद पब्लिक के स्पेशल सेगमेंट के साथ मैं हूं इकरा लियाकत। आज हम आपको रेलवे स्टेशन लाहौर की सैर कराएंगे। मुगलिया तर्ज तामीर पर तामीर होने वाला लाहौर रेलवे स्टेशन, जो कि जंक्शन भी कहलाता है, किस तरह यूरोपियन तर्ज पर ढाल दिया गया है, आइए आपको दिखाते हैं। और ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी नई सहूलियात मुसाफिरों की सहूलत के लिए दी जा रही हैं। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन के अंदर, और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि कौन कौन सी जो नई सहूलियात हैं वो मुसाफिरों के लिए यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। सहूलियात के बारे में और ये मंसूबा जो है मौजूदा हुकूमत का है, कितनी लागत आई है इस मंसूबे पर, ये भी बताएंगे। और ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जाज़ेब गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम जाज़ेब, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम मैम, बहुत शुक्रिया आपने जैसे इंट्रोडक्शन दिया। वाकई आप इधर देखेंगे कि रेलवे, जैसे आपने कहा कि मुगलिया दौर से शुरू हुआ, वाकई एक जदीद दौर में दाखिल हो चुके हैं। और सारी फैसिलिटीज़ जिनकी आप बात करेंगे, जिन्हें दिखाएंगे, उन्हें कोशिश की गई है कि उसमें जिद्दत लाएं, लोगों के लिए आसानी लाएं और मुसाफिरों के कंफर्ट के हिसाब से चीज़ें तैयार की गई हैं। जी बिल्कुल है ना, फैसिलिटीज़ दी गई हैं आवाम को। आ जाएँ जी। जी इस वक्त हम लोग इन्फो काउंटर पर मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन डेस्क जिसे कहा जाता है। तो यहाँ से टिकट कैसे वसूल की जाती है ये भी हम आपको दिखाएंगे, टिकट का प्रोसीजर। बिल्कुल, ये हमारा इंफॉर्मेशन डेस्क है। और जब वज़ीर साहब आए थे हनीफ अब्बासी साहब, तो उन्होंने फोकस किया था कस्टमर फैसिलिटेशन पे, कि लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह सहूलत दी जाए सफ़र के लिए। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। स्पेशली इन लोगों को रखा गया, इनको ट्रेनिंग दी गई कि कस्टमर कितना इंपॉर्टेंट है और उस हवाले से उनके साथ कैसे ट्रीट करना है, अगर ट्रेन लेट हो जाती है तो कैसे बात करनी है, किस तरह पोलाइटली उन्हें बताना है। तो ये हमारी बहनें बेटियां हमारे साथ मौजूद हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से मुसाफिरों को डील करती हैं। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ये बताइएगा कैसा है रिस्पांस है और किस तरह के कस्टमर्स जो हैं वो आपके पास आते हैं? हम हर तरह के मुसाफिर आते हैं, वो हमसे आकर अपने प्लेटफॉर्म बार बार पूछते हैं, हम उन्हें बार बार ही बताते हैं क्योंकि वो हमारे कस्टमर्स हैं। और अगर कोई ट्रेन लेट हो जाए तो हम उनको गाइड करते हैं कि इस वजह से वो ट्रेन लेट है और इस वजह से इतने बजे प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। ऊपर जो है मुसाफिरों की सहूलत के लिए कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी, कितने बजे निकलेगी, वो सब बताया जाता है। इसके साथ साथ ऑनलाइन टिकटिंग का सिस्टम भी शुरू किया गया है, तो ऑनलाइन टिकटिंग के हवाले से भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल सामने जो है वो मौजूद है ऑनलाइन सिस्टम। जाज़ेब साहब, ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से ज़रा बताइएगा। मैडम, ये आप देख सकती हैं, यहाँ ऑप्शन है बुक टिकट का। आप जब बुक टिकट पे क्लिक करेंगे तो सामने आपका मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल आईडी आप पुश करेंगी, आप अपना नेम एंटर करेंगी, ईमेल ऑप्शनल है। और उसके बाद में यहाँ एडवांस बुकिंग की ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी। ये डिपार्चर है, जिस भी आपको डेट का चाहिए होगा, और साथ उसके बाद डेस्टिनेशन है कि कहाँ आप जाना चाहती हैं। उसके बाद आप सर्च करेंगी और एडवांस टिकट की जो बुकिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी। ये जो है एडवांस तरीके के साथ पाकिस्तान रेलवेज़ ने ऑनलाइन यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म हमें दिया है कि जिस पर हम जो है अपनी मखसूस अंदाज में टिकट बुक कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप अपना टिकट ले सकते हैं तो फिर जाहिर सी बात है गाड़ी के आने में वक्त होता है कि अगर आपने कराची जाना है तो 1 घंटा 1.5 घंटा आप यहाँ पर वेट करते हैं। तो वो भी बड़ा ही यूरोपियन अंदाज में फैमिली लाउंज बनाया गया है। आइए आपको फैमिली लाउंज दिखाते हैं।
आपको फैमिली लाउंज में लेकर जाएंगे जहाँ पर एसी है, आप कूलिंग के बहुत ही खूबसूरत अंदाज का माहौल बनाया गया है, वो माहौल भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से जो है फैमिलीज़ आरामदेह जो माहौल है उसमें बैठकर अपनी मंजिल पर जाने के लिए गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ह्यूज लोगों की जो तादाद है वो मौजूद है, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, औरतें हैं। तो इंफॉर्मेशन ऑफिसर से जानेंगे सर यहाँ पर कितने लोगों की तादाद जो है एट अ टाइम होती है? मैम इधर 100+ की कैपेसिटी है और बेसिकली ये फैमिली लाउंज है। फैमिली अगर आपके साथ है और आप अभी जब अंदर एंटर हुई होंगी तो आपको बाहर के टेम्परेचर में और अंदर के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस नज़र आया होगा। और किसी भी क्लास का आपके पास टिकट है, फैमिली टिकट है, तो आप बड़ा इजीली यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो वो जो थोड़ी बहुत शिकायत होती है कि इंतज़ार करना पड़ता है, तो अब एक आरामदेह और पुरसकून माहौल में आप वो इंतज़ार कर सकते हैं। उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उन्हें कैसा यहाँ पे जो है वो सर्विस दी गई है। अगर आप बात करें ज़रा प्लीज़, बेटा आप भी आइएगा। मैडम ये बताइएगा कि पहले भी रेलवे पे हम लोग सफ़र करते थे, गंदगी हर तरफ नज़र आती थी। अब ये जो नया लॉन्च दे दिया गया फैमिली को, कैसा लग रहा है? यहाँ पर अब इंतज़ार करना मुश्किल लग रहा है या आसान? नहीं, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये सबके लिए होना चाहिए ना। ये तो नहीं कि जिन्होंने एसी के लिए टिकट बुक करवाया उनके लिए, ये सबके लिए सहूलत होनी चाहिए, न हर बंदे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये ऐसे होना चाहिए। आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किस चीज़ की कमी यहाँ पे लग रही है कि ये भी होना चाहिए? लोगों को भी आना चाहिए और ये इकॉनमी होते हैं इनको भी आना चाहिए, जिनको तमाम लोगों को आना चाहिए। जी यहाँ पर एक सवालिया निशान ये रखा गया है कि जिनके पास एसी गाड़ी का या बिजनेस क्लास का टिकट है यहाँ पर सिर्फ वही लोग बैठ सकते हैं। मैम इसके अलावा हमारे 2 लाउंजेस और हैं, जहाँ CIP लाउंज है उसके साथ दूसरा लाउंज है। जिनके पास इकॉनमी का टिकट है वो वहाँ वेट कर सकते हैं। अभी मैं वहाँ हो गया हूँ, वहाँ भी अभी आप जाएंगी तो वहाँ भी आपको लोगों की एक कसीर तादाद मालूम होगी। यहाँ सिर्फ ये इशू है कि फैमिली के साथ आप बैठ सकते हैं और उसके लिए हमारा दूसरा लाउंज भी है। अपनी फैमिली के साथ हैं यहाँ पर, आप कुछ कहना चाहेंगे ये जो नई तरक्याती डेवलपमेंट हुई है? जी ये देख के हमें बहुत खुशी हुई है। ये VIP बनाया हुआ है इन्होंने, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। हम बाहर से आए हैं, ये बाहर के लेवल का ही आप कह सकते हैं, बल्कि उससे इस जगह पे बाहर से ज़्यादा सफाई है। जी बिल्कुल, हम आपको पूरा जो फैमिली लाउंज है वो दिखाएंगे। इसको बड़े ही खूबसूरत अंदाज में और माहौलियाती तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल फ्लावर्स और आर्टिफिशियल पौधे रखे गए हैं और ख़ास तौर पर यहाँ के सिक्योरिटी का जो इंतज़ाम है वो भी खासा सख्त रखा गया है ताकि फैमिलीज़ को परेशानी का सामना ना हो। बाकी अभी हम आपको पूरे जो है उसका विज़िट कराएंगे कि किस तरह से जो है रेलवे स्टेशन ने तरक्की कर ली है। आइए अब आपको इलेक्ट्रिक एक्सीलेटर की तरफ लेके चलते हैं। कितनी लागत से ये जो इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ? मैम ये बरकीज़ी ने इस पे जो लागत आई है वो 6 करोड़ के करीब आई है, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि मुसाफिर होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनके लिए बहुत आसानी हुई है। तो स्पेशली मिनिस्टर साहब का, जैसे आपसे पहले मैंने कहा कि हमारा जो मेन फोकस था, थीम था इस ईयर का। जी बिल्कुल, पैसेंजर फैसिलिटेशन के लिए जो है ये 6 करोड़ रुपए की बरकी सीढ़ियाँ लगाई गई हैं। जहांगीर साहब ये बताएंगे ये सिर्फ लाहौर के लिए ही है या मुख्तलिफ स्टेशन पर भी? नहीं मैम, जैसे बता रहा था कि मैं हमारा मेन थीम था, मिनिस्टर साहब जब आए तो उन्होंने फोकस किया पैसेंजर फैसिलिटेशन पर। तो सिर्फ लाहौर नहीं है, पिंडी स्टेशन और तमाम बड़े स्टेशंस पर कुछ पर इंस्टॉल हो चुकी हैं और कुछ पर इंस्टॉल होने जा रही हैं। तो तमाम जितने हमारे बड़े स्टेशंस हैं उन पे इसी तर्ज के जो बरकीज़ीने हैं वो लगाए जाएंगे। अब हम बरकीज़ीनों से नीचे भी उतरेंगे और उसके बाद CIP लाउंज का विज़िट करवाएंगे कि CIP लाउंज में जो है आप 300 रुपये में 3 घंटे जो हैं वहाँ पर बैठें और उसके साथ साथ 1 कप कॉफ़ी और फ्री के स्नैक्स भी खा सकते हैं। तो आइए अब आपको CIP लाउंज लेकर चलते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग CIP लाउंज में मौजूद हैं और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या सहूलियात जो हैं वो अवामुन नास को दी जा रही हैं। ये जो CIP लाउंज बनाया गया है इसका कॉन्सेप्ट आपने बता दिया। ये यहाँ पर कितने की सीटिंग है और क्या हर पैसेंजर यहाँ पर
बिल्कुल मैम, इसके जैसे नाम से ज़ाहिर है CIP कमर्शियली इम्पोर्टेंट पर्सन, तो बेसिकली आपको पता है कि रेलवे के जितने मुसाफिर हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था। तो मैडम यहाँ जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 8200 प्लस है और यहाँ वाईफाई की फ्री सहूलत है, और जो 300 आप देते हैं वो खाली यहाँ आने के लिए नहीं है, उसमें आपको कम्प्लीमेंट्री चाय मिलती है, मफ़िन मिलता है, सैंडविच मिलता है, उसके अलावा फिर आप कुछ लेना चाहें तो वो उसके अलहदा से चार्ज। हमें भी मिलेगा? बिल्कुल, अगर आप टिकट लेंगे तो ज़रूर मिलेगा। और इसके अलावा मैम हमने इधर छोटा सा लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट रखा है, कंप्यूटर्स हैं, फ्री वाईफाई हैं, आप बेशक जिस दौर से भी हैं, आप बुक पढ़ना चाहते हैं, आप वाईफाई यूज़ करना चाहते हैं, और बेसिकली ये जो पूरा माहौल है मैम, ये 4 स्टार होटल का अडॉप्ट किया गया है इसमें। जी बिल्कुल, यहाँ पर लाइब्रेरी है, एक सिटिंग के लिए बहुत अच्छी सिटिंग बनाई गई है, साथ ही साथ जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको दिया गया है कि आप यहाँ पर आएँ और जब अपना सफ़र पर जाने लगें तो सफ़र से पर जाने से पहले आप एक अच्छे इन्वायरमेंट से जब गाड़ी में बैठेंगे तो आप मेंटली तौर पर फ्रेश महसूस करेंगे। तो ये था आज का हमारा सेगमेंट, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से मुगलिया दौर का बना हुआ रेलवे स्टेशन को जो है जदीद तर्ज पर ढाल दिया गया है। और आप मॉर्निंग विद पब्लिक के स्पेशल सेगमेंट के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।